शादियों को कानूनी मान्यता देने से इनकार महादेव शिव का एक रूप अर्धनारीश्वर वाला है, जिसे आज की शब्दावली में एंड्रोजीनस सेक्सुअलिटी की सहज स्वीकृति ही कहा जा सकता है। हम निराशा फील कर रहे हैं क्योंकि सेक्स कपल्स को मैरिज का राइट्स नहीं दिया गया है और हमें काफी आशा थी सुप्रीम कोर्ट से कि जो वो राइट देगी जो हर दूसरे कपल को, ये कोई स्पेशल राइट हम मांग नहीं कर रहे। अगर मुझे मेरे पार्टनर के साथ शादी करनी है या फिर उसके साथ अपना जीवन निर्वाह करना है तो मेरी उस विवाह को भी उतना ही दर्जा मिलेगा। हेलो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा करंट में LGBTQ से रिलेटेड एक जजमेंट दिया गया और उसमें ये कहा गया कि जो LGBTQ कम्युनिटी के जो कपल्स हैं उन्हें शादी का अधिकार नहीं होगा। अब क्या पेटिशनर्स का क्या कहना था और जो फेवर में थे उनका क्या कहना था और जो अगेंस्ट में थे उनका क्या कहना था, इन सभी मुद्दों पर आज मैं आपसे बात करूंगा। तो अब हम बात करते हैं कि जो LGBTQ कम्युनिटी है वो है क्या। तो यदि मैं L से बात करूं, L से है लेस्बियन, जिसमें एक फीमेल दूसरी फीमेल से अट्रैक्ट होती है, उसे हम कहते हैं लेस्बियन। अब हम बात करें गे पार्ट की, तो गे में क्या होता है, जब एक मेल दूसरे मेल से अट्रैक्ट होता है तो उसे हम कहते हैं गे। फिर उसके बाद हम बात करें बाइसेक्सुअल की। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है कोई भी ऐसा पर्सन जो कि दोनों से अट्रैक्ट होता है, यानी मेल से भी अट्रैक्ट होगा, फीमेल से भी अट्रैक्ट होगा, तो उसे हम कहेंगे बाइसेक्सुअल। अब हम बात करते हैं ट्रांसजेंडर की। ट्रांसजेंडर का मतलब होता है ऐसा कोई पर्सन जो कि बॉर्न हुआ है लड़का या लड़की में, लेकिन उसका जो ऑर्गन होंगे उसके अपोजिट होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कोई ऐसा पर्सन है जो कि लड़के के रूप में उसकी ग्रोथ हुई है, लेकिन उसके जो जेनिटल्स होंगे, जो उसके प्राइवेट पार्ट्स होंगे, वो लड़कियों वाले होंगे। और ऐसा ही सेम होता है लड़की की तरफ से कि यदि कोई एज अ लड़की अगर ग्रो करे और फिर उसके बाद पता चले कि उसका जो ऑर्गन है वो लड़कों वाला है, तो उसे हम कहेंगे ट्रांसजेंडर्स। अब ट्रांसजेंडर्स में भी दो टर्म आती है, एक तो होती है ट्रांस मैन और एक होती है ट्रांस विमेन। अब ये क्या चीज है, देखिए जो ट्रांस मैन क्या होता है कि यदि कोई फीमेल है अगर वो मेल में कन्वर्ट होती है तो उसे हम कहते हैं ट्रांस मैन, और यदि कोई मेल फीमेल में कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांस विमेन। फिर उसके बाद बात करते हैं हम क्यू से क्वेयर कम्युनिटी की। क्वेयर कम्युनिटी का मतलब होता है कि ऐसा कोई पर्सन जो कि बॉर्न हुआ है एज अ फीमेल या मेल, लेकिन उसका जो बिहेवियर है वो अपोजिट जेंडर का है। यानी मान लीजिए अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि मेल बॉर्न हुआ है, लेकिन उसका जो बिहेवियर होगा वो पूरा फीमेल जैसा होगा, या कोई ऐसा पर्सन जो कि फीमेल के रूप में बॉर्न हुआ है और उसका जो बिहेवियर होगा वो मेल के जैसा होगा, यानी जिसे सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, उसे हम कहेंगे क्वेयर। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इंटरसेक्सुअल की। इंटरसेक्सुअल में क्या होता है कि ऐसा कोई पर्सन जो कि मेल और फीमेल दोनों के पार्ट्स लेकर पैदा हो, यानी उसके पास मेल और फीमेल दोनों के पार्ट्स एक साथ हों, तो उसे हम कहेंगे इंटरसेक्सुअल। फिर उसके बाद लास्ट में जब हम बात करें एसेक्सुअल की बात करते हैं, जिसमें कोई भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन नहीं होता है, यानी वो ना मेल की तरफ ना ही फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होता है, मतलब दोनों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है, उसे हम कहते हैं एसेक्सुअल। और इसी पे एक मूवी बनी है जो कि है सत्य प्रेम की कथा। और लास्ट में LGBTAIQ, और उसके बाद हम बात करते हैं प्लस की। प्लस का मतलब हो गया इसके अलावा भी और कॉम्बिनेशंस हैं, और एक रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि 72 कॉम्बिनेशंस हैं इनके। मैंने आपको बता दिया कि LGBTQ कम्युनिटी क्या होती है। अब हम बात करेंगे कि जो LGBTQAI कम्युनिटी का जो मुद्दा था वो कहां से स्टार्ट होता है। तो देखिए, एक हमारे IPC में एक सेक्शन है 377, उसमें क्या लिखा गया है कि यदि कोई LGBTQ से संबंधित कोई भी कपल अगर सेक्सुअली कनेक्टेड है, सेक्सुअली एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो वह एक क्रिमिनल ऑफेंस है। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा इसलिए क्योंकि उसे समाज एक्सेप्ट नहीं करता, उसे धर्म एक्सेप्ट नहीं करता, और यही चीज हमारे संविधान में भी लिखी हुई थी कि IPC सेक्शन 377 में ये डाल दिया गया था कि भाई जो भी अगर सेक्सुअली कनेक्टेड होगा होमोसेक्सुअल की तरफ से तो उसे क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। ये कहा गया था IPC सेक्शन 377 में। अब सबसे पहले नास फाउंडेशन के द्वारा 2001 में यह कहा जाता है कि जो IPC सेक्शन 377 है वह गलत है। फिर उसके बाद 2002 में जो दिल्ली हाई कोर्ट होता है उस पर PIL फाइल करी जाती है नास फाउंडेशन के द्वारा कि IPC सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज किया जाए, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा 2003 में इस केस को आगे बढ़ाने से मना कर दिया जाता है। अब जब इस सेक्शन पर ह्यूमन राइट्स वॉच का ध्यान जाता है तो उनके द्वारा यह कहा जाता है कि यह
LGBTQ कम्युनिटी के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, इसलिए उनके द्वारा 2009 में एक PIL फाइल करी जाती है दिल्ली हाई कोर्ट में, और यह कहा जाता है कि जो LGBTQ कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए IPC सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज किया जाना चाहिए। और उनके द्वारा किस चीज का हवाला दिया जाता है? उनके द्वारा दिया जाता है आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार और सिविल लिबर्टी, यानी लाइफ, राइट टू लाइफ और लिबर्टी के साथ जीवन जीने का जो अधिकार था उसके अनुसार इनके द्वारा PIL फाइल करी जाती है। फिर उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा यह फैसला दिया जाता है कि कोई भी अडल्ट और जो कि होमोसेक्सुअल हो, वह अगर सेक्सुअली इंटरकोर्स करता है और उसके एक्ट से समाज पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है तो हम ऐसे नियम को डिमोलिश करते हैं जो कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करता है। तो इस तरह दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा IPC सेक्शन 377 को डिमोलिश कर दिया जाता है। और जब ये दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट आया तो अब हम बात करेंगे अपोजिशन की भी बात कर लेते हैं। देखिए अपोजिशन ने क्या कहा कि जो समाज और जो धर्म है वह होमोसेक्सुअलिटी को अलाउ नहीं करता है, और यदि सरकार के द्वारा अगर इसे लीगल कर दिया जाता है तो इसका मतलब होगा कि समाज और धर्म पर इसका लॉन्ग टर्म में गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर इन अपोजिशंस के बाद 2013 में नास फाउंडेशन वर्सेस सुरेश कुमार कौशल केस होता है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि हम होमोसेक्सुअलिटी को एक क्रिमिनल ऑफेंस अभी भी मानते हैं, इसलिए उनके द्वारा IPC सेक्शन 377 को वापस से अलाउ कर दिया जाता है। अब देखिए होमोसेक्सुअलिटी से अलग ट्रांसजेंडर का एक अलग से मुद्दा चल रहा था जो कि था नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मुद्दा। तो इस केस में ट्रांसजेंडर के द्वारा एक आर्गुमेंट दिया गया कि जो समाज और जो परिवार होता है वो हमें शुरू से ही धुतकारता है, और उसके अलावा ना हमारा बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, ना हमें कोई इंश्योरेंस मिलता है, ना ही हमें कोई लीगलिटी चीजें मिलती है। तो जिसके कारण क्या होता है कि हमें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और जो भी कोई फॉर्म होता है ना उसमें भी या तो मेल होता है या फीमेल होता है, थर्ड जेंडर की तो बात ही नहीं होती। तो इस चक्कर में इस केस में यह कहा गया कि एक थर्ड जेंडर का भी कॉन्सेप्ट लाया जाए और मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर तीनों को एक साथ लिखा जाए, तब जाके नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एक लैंडमार्क जजमेंट दिया जाता है, और इसमें कहा जाता है कि आपको थर्ड जेंडर का एक कॉलम डाला जाएगा। तब जाके 2014 से लेकर अब तक थर्ड जेंडर का कॉलम चलता है। अब जो जितने भी जजमेंट्स आएंगे ना उनसे होमोसेक्सुअलिटी को एक राहत मिलेगी। क्यों? क्योंकि उनके लिए जो पाथ होगा वो आसान होता रहेगा। अब देखिए LGBTQ कम्युनिटी ने क्या कहा कि हम अपनी 4 दीवारों में क्या कर रहे हैं, ना ही इससे किसी समाज पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, ना ही ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस है, ना ही हम देश विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं। तो हमारी प्राइवेसी का उल्लंघन क्यों किया जाता है? तो इसलिए राइट टू प्राइवेसी के अकॉर्डिंग हमें यह अधिकार देने चाहिए कि IPC सेक्शन 377 का हटाया जाए और हमें कुछ अधिकार दिए जाएं। अब इसके बाद सफीन जहां वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया। अब इसमें क्या था कि एक लड़की थी जिसका नाम था हादिया। अब वह एक मुस्लिम लड़के से शादी करना चाहती थी, लेकिन अब वो किसी और धर्म की थी, उसे मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करके शादी करना था, इसलिए उन्होंने मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करके शादी कर ली। लेकिन वहां का जो समाज था और वहां उनके जो परिवार के लोग थे उन्होंने यह नहीं माना और केरल हाई कोर्ट में PIL फाइल करी। फिर केरल हाई कोर्ट ने माना कि यह शादी गलत थी और उसे केरल हाई कोर्ट के द्वारा नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन बाद में ये जो कपल होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल करते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है। तब जाके सुप्रीम कोर्ट यह मानता है कि यह सब कंसेंट से हुआ है और आपसी सहमति से हुआ है, इसलिए हम इस शादी को एक लीगल फ्रेमवर्क में रखते हैं और हम यह हिदायत देते हैं कि यदि कोई पर्सन अगर किसी अलग धर्म में, किसी अलग जाति में शादी करता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह गलत कर रहा है, वह गलती कर रहा है। उसे पूरा अधिकार है अपने पार्टनर को चूज करने का। और जो ये केस था सफीजा वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट, इसी में सबसे पहले राइट टू चूज वंस पार्टनर इज द फंडामेंटल राइट घोषित किया गया कि भाई कि पार्टनर को हम चुन सकते हैं, इसका यह एक फंडामेंटल राइट है। यह घोषित कब किया गया? सफीन जहां वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। फिर उसके बाद शक्ति वाहिनी केस आता है जो कि ऑनर किलिंग का मामला होता है। इसमें एक खाप पंचायत के द्वारा यह फैसला लिया जाता है कि
एक गोत्र में शादी करने के कारण एक कपल को मार दिया जाए और उनके द्वारा ऑनर किलिंग कर दी जाती है, तब जाके भी सुप्रीम कोर्ट का यही बयान होता है कि हमें पार्टनर चूज करने का पूरा अधिकार है। और एंड में 2018 में नवतेज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आता है, जो कि एक लैंडमार्क जजमेंट होता है, और उसके अनुसार अंत में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन सारे जजमेंट को देखते हुए यह कह दिया जाता है कि हम आईपीसी सेक्शन 377 को डिमोलिश करते हैं। तो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का जो मुद्दा था ना, उसका पूरा इतिहास ये था। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट की। देखिए, सबसे पहले अब हम बात करें तो 18 कपल थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि हमें शादी करनी है, और वो थे एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी से संबंधित। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों, इन्हें लिव इन में रहने की तो आजादी दे दी ही गई, तो अब इन्हें शादी क्यों करनी है। देखिए, मेन बात पता है क्या है, मेन बात यह है कि जब तक आप एक लीगल कपल नहीं बन जाते हो, एक लीगल फाउंडेशन नहीं लग जाती है, तब तक आप लीगली किसी भी सरकार की स्कीम्स का फायदा नहीं उठा सकते, जैसे कि पेंशन में, जैसे कि बैंकिंग में, जैसे कि मेडिकल में, जैसे कि इंश्योरेंस में। इन सभी मुद्दों पर आप किसी भी तरीके का फायदा नहीं उठा सकते हैं, ना ही आप सक्सेशन में उठा सकते, ना ही आप अडॉप्शन में उठा सकते। तो इसके लिए शादी को अलाउ करना जरूरी है। अब जो एलजीबीटीक्यू की तरफ से जो पेटिशनर्स का जो आर्गुमेंट था ना, उनका ये मानना था कि भाई हमें पहली बात तो शादी को एज अ राइट देना चाहिए, फिर उसके बाद उसे स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू डाल देना चाहिए। अब देखिए, स्पेशल मैरिज एक्ट क्या कहता है। देखिए, स्पेशल मैरिज एक्ट कहता है कि ऐसा कोई पर्सन जो कि दूसरे धर्म में या दूसरी जाति में शादी करना चाहता है, तो उसे सबसे पहले स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू शादी को लीगल बॉन्ड कराना पड़ेगा। इसमें ये होता है कि यदि कोई भी पर्सन अगर किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता है, वह अपने धर्म को बिना छोड़े शादी कर सकता है किसी भी पर्सन के साथ, चाहे से वो किसी भी धर्म का हो, वह भी अपना धर्म ना छोड़े, कोई दूसरा पार्टनर भी अपना धर्म ना छोड़े, मतलब दोनों पार्टनर अपने अपने धर्म में रहकर भी शादी कर सके। तो यह इजाजत देता है स्पेशल मैरिज एक्ट, जो कि 1954 में बनाया गया था। और इसी एक्ट के थ्रू स्वरा भास्कर के द्वारा भी एक मुस्लिम लड़के से शादी की हुई। अब देखिए, अगर मैं काउंटर आर्ग्यूमेंट्स की बात करूं तो सबसे पहला आता है सेंट्रल गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट, जिनकी तरफ से थे तुषार मेहता, जो कि सॉलिसिटर जनरल थे। तो तुषार मेहता का ये कहना था कि जो एलजीबीटीक्यू का जो मुद्दा है ना, वो पार्लियामेंट सॉल्व करेगी, ना कि सुप्रीम कोर्ट। और इनका जो दूसरा आर्ग्यूमेंट था वो ये कहना था कि भाई देखिए, जो शादी होती है ना, वो एक पवित्र बंधन होता है, तो वह केवल और केवल बायोलॉजिकल मैन और बायोलॉजिकल वुमेन के द्वारा ही निभाया जा सकता है। तो इसलिए इन्होंने साफ मना कर दिया कि सेम सेक्स मैरिज को अलाउ होनी चाहिए। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के राइट्स को देखते हुए हम एक पैनल को गठित करेंगे, और वो पैनल डिसाइड करेगा कि हमें आगे क्या करना चाहिए। वो संसद को रिपोर्ट देगा और उसके आधार पर जो है एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के राइट्स डिसाइड होंगे। और यदि हम स्टेट की बात करें तो देखिए, जो राजस्थान था, जो आंध्र प्रदेश था और जो असम था, इन्होंने साफ मना कर दिया सेम सेक्स मैरिज के लिए। और अगर हम यूपी की बात करें, हम सिक्किम की बात करें, हम मणिपुर की बात करें, हम महाराष्ट्र की बात करें, तो इन्होंने कहा कि हमें अभी टाइम चाहिए इस मुद्दे पर बात करने के लिए। अब आपको यदि मैं भारत से बाहर की बात बताऊं कि भारत से बाहर कितने ऐसे देश हैं जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया हुआ है, तो देखिए ऐसे 32 देश हैं जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया हुआ है। और जिसमें से है अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर उसके बाद ताइवान है, साउथ अफ्रीका है। ऐसे देश हैं जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया हुआ है। और जो ये 32 देश थे ना, इनमें से भी जो 10 देश थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ करवाया था सेम सेक्स मैरिज को। और फिर उसके बाद जो 22 देश थे, उनमें संसद ने अलाउ करवाया सेम सेक्स मैरिज को। अब हम करंट जजमेंट की बात करते हैं, जिसमें टोटल 5 जजेस थे, जिसमें थे DY चंद्रचूड़, जस्टिस कौल, जस्टिस नरसिम्हा, जस्टिस भट्ट, जस्टिस कोहली। अब देखिए, इनमें से जो DY चंद्रचूड़ और जो जस्टिस कौल थे, वो एलजीबीटीक्यू के पक्ष में थे, और जो अदर जो 3 जजेस थे वो इनके विपक्ष में थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं DY चंद्रचूड़ की। तो देखिए, DY चंद्रचूड़ ने यह कहा
कि सुप्रीम कोर्ट को पूरा हक है LGBTQ कम्युनिटी से रिलेटेड मुद्दे को सुनने का। फिर उसके बाद दूसरा उन्होंने कहा क्वेयरनेस इज नीदर अर्बन नॉर एलीट। इसका अर्थ ये हुआ कि सब लोग ये बोलते हैं कि भाई जो LGBT का जो कॉन्सेप्ट है ना वो वेस्टर्न देशों से आया है, क्योंकि वेस्टर्न देशों से नहीं बल्कि ये हार्मोनल चेंजेस से होता है। और यह हमारे समाज की सबसे बड़ी गलती है कि उसे हम वेस्टर्नाइजेशन से कंपेयर कर लेते हैं, उसे हम एक मॉडर्नाइजेशन से कंपेयर कर लेते हैं, जबकि ना ये मॉडर्नाइजेशन है ना ही ये वेस्टर्नाइजेशन है। और उन्होंने कहा कि यह भी एक ह्यूमैनिटी का ही पार्ट है। फिर उसके बाद उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एक पैनल बनाना चाहिए और वो पैनल सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट दे कि किस आधार पर इन्हें अपने राइट्स दिए जा सकते हैं। बट CGI ने ये कहा कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट का जो भी मुद्दा है वो हम पार्लियामेंट पे छोड़ते हैं, क्योंकि अडॉप्शन से रिलेटेड काफ़ी सारे ऐसे लॉज हैं स्पेशल मैरिज एक्ट में, 160 से ऊपर लॉज हैं जो कि चेंज करने की जरूरत है और वो केवल और केवल संसद के द्वारा किया जा सकता है। अब CGI के द्वारा कुछ पॉइंट्स और कहे गए, उनके द्वारा यह कहा गया कि देखिए जो क्वेयर कम्युनिटी के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो नहीं होना चाहिए, और जो गुड्स एंड सर्विसेज में जो वो लोग अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें भी कई जगह डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट है उन्हें कई सारे प्रोग्राम्स चलाने चाहिए LGBTQ से संबंधित, जिससे समाज में एक्सेप्टेंस बढ़े। और फिर लास्ट में उन्होंने ये कहा कि पुलिस के द्वारा जो हरेसमेंट किया जाता है LGBTQ कम्युनिटी के साथ उसको भी जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए। देखिए अब हम बात करते हैं एडॉप्शन से रिलेटेड कानूनों की, जिसमें जो सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी थी कारा, उसने क्या किया था कि उसने ये कहा कि LGBTQ कम्युनिटी के जो कपल हैं उन्हें यह अधिकार नहीं है कि वो बच्चों को अडॉप्ट करें। तो तब जाके CGI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि आपको किसने कहा कि जो LGBTQ कम्युनिटी के जो कपल हैं वो अडॉप्ट नहीं कर सकते। अब आते हैं जस्टिस कॉल। अब इनके द्वारा यह कहा जाता है कि जो LGBTQ कम्युनिटी है उन्हें सिविल यूनियन देना चाहिए। अब ये सिविल यूनियन क्या होता है? देखिए इसका अर्थ ये होता है कि जो LGBTQ कम्युनिटी है जब तक उनको सेम सेक्स मैरिज अलाउ नहीं की जाती है तब तक क्या होता है कि जो हेट्रोसेक्सुअल कपल होते हैं यानी मेल और फीमेल वाले जो कपल होते हैं ना, उन्हीं की तरह उन्हें भी सेम बेनिफिट दिया जाएगा। यानी जो बेनिफिट शादीशुदा कपल को मिलता है वही बेनिफिट जो है LGBTQ कपल को मिलेगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये आया था अमेरिका से, और अमेरिका में इसलिए इसको कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि ये पहली सीढ़ी होती है सेम सेक्स मैरिज को अलाउ करने की, इसलिए। अब जो ये दो जजमेंट दिए गए ना वो एक माइनॉरिटी जजमेंट है। अब आएगा मेजोरिटी जजमेंट का। अब देखिए जो मेजोरिटी जजमेंट में जस्टिस कोहली आएंगे, जस्टिस भट्ट आएंगे, जस्टिस नरसिम्हा आएंगे। अब इनके द्वारा क्या कहा जाता है, जैसे कि जस्टिस भट्ट का कहना है कि देखिए जो LGBTQ से रिलेटेड जो भी मुद्दा है और जो भी राइट्स दिए जाएंगे ना वो पार्लियामेंट के द्वारा दिए जाएंगे, और कोई भी राइट आज तक जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा दिया गया है तो यह राइट भी पार्लियामेंट के द्वारा ही दिया जाना चाहिए। और उनके द्वारा कहा गया जिससे कि पावर ऑफ सेपरेशन भी बना रहे और हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का जो मूल्य है वो भी निर्धारित रहेगा। ये कहना था इन 3 जजेस का। अब यदि इस जजमेंट के कंक्लूजन की बात की जाए तो सेम सेक्स मैरिज को अलाउ नहीं किया गया, अडॉप्शन का राइट नहीं दिया गया, और 2 जज सहमत थे और 3 जज सहमत नहीं थे। और अंत में एक पेटिशनर थे मुकुल रोहतगी जी, उनका ये मानना था कि जो ये जजमेंट है वो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 21 के खिलाफ। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब आपसे 2 क्वेश्चन मैं करूंगा, जिसमें से पहला जो क्वेश्चन होगा वो वीडियो के अंदर ही उसका आंसर है, और जो दूसरा क्वेश्चन है उसको आपको सर्च करके बताना है कि उसका आंसर क्या होगा। देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि एशिया में ऐसा कौन सा देश है जो कि सेम सेक्स मैरिज को सबसे पहले अलाउ किया, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि जो LGBTQ का जो प्राइड मंथ आता है ना, प्राइड मंथ, वो कब आता है। तो आप इन दोनों के आंसर दीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।